Hello and welcome back once again in another session of statistics. चलिए आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं मोड के अंडर, क्योंकि हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। हमें अर्थमेटिक मीन निकालना भी आता है तीनों सीरीज के अंडर, जो भी उसके एक्सक्लूसिव केसेस है वो सब हमने किए हैं। मीडियन को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना सीखा है। बिल्कुल इसी तरीके से मोड, जो कि हम इवन अब ग्राफिकली भी कर चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के ये तीनों कंसेप्ट हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। तो मोड के अंडर एक ये कंसेप्ट्स आपको अपनी बुक्स में जरूर दिखाई देगा कि किस तरह से मोड, यानी कि जिसे Z से डिनोट किया जाता है, वो इस फॉर्मूले को यूज कर कर कैलकुलेट किया जा सकता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जिसे हम मीन को x बार और मीडियन को m और मोड को Z से डिनोट करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है। ये डेरिवेशन आप जब हायर क्लासेस और स्टडी करोगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो आपको बहुत बेटर तरीके से ये समझ में आएगा, क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्क्यूनेस एंड एक्सेट्रा। तो इसलिए अभी मैं इसको नहीं डिटेल में लेकर जाऊंगी कि ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है, क्या इन तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में क्या इंपीरिकल रिलेशनशिप है, ये आपको दिखने में पता चल रहा है। लेकिन ये कैसे डिराइव हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारे लिए इस लेवल पर फॉर 11th क्लास हमें ये जानना जरूरी नहीं है। लेकिन यस, मोड की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के आधार पर क्यों की जाती है, हम इसका आंसर जरूर देंगे। तो देखिए, कब मोड का कैलकुलेशन इस मेथड के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा, when mode is ill defined, then this formula is used for estimating, estimating its value। जब मोड ill defined होगा, now what do we mean by ill defined? ill defined का मतलब क्या है, तो देखते हैं ill defined का मतलब क्या होता है। जब दो वैल्यूज या क्लास इंटरवल जो हमें दिया हुआ हो, हमने पढ़ा है ना डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड ऑल दैट, तो जब हमें ऐसा दिख रहा हो कि दो या दो से ज्यादा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं। देखो मोड का मतलब क्या था, मोड हम इसी को बोलते थे ना कि जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो हमारी मॉडल वैल्यू निकलती होती थी, या वो मॉडल क्लास होती थी अगर क्लास इंटरवल का केस है, और हम वो फॉर्मूला यूज कर देते होते थे f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 वाला। लेकिन यहां पर अब आपको क्या एक एक्सेप्शन बता रखी है कि कई बार किस तरह का केस हो जाता है कि इक्वल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा की एक ही जैसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो किसे मोड निकालें। तो यहां पर इस केस को बोल दिया जाता है कि मोड इल डिफाइंड है, या इसे बाय मॉडल भी बोल दिया जाता है, इसे बाय मॉडल की प्रॉब्लम भी बोल दिया जाता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम हो, उस वक्त इस फॉर्मूले को यूज किया जाएगा। तो हम पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। मैंने आपको क्लियर करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन कंसीडर किया है। देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे मैंने कंसीडर किया है ताकि मैं आपको बाय मॉडल का कंसेप्ट भी समझा सकूं, प्लस किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज कर कर, जो हमने आज के इस टॉपिक में स्टार्टिंग में स्टडी किया है, इसका इस्तेमाल कर कर मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए आपको वेट्स दे रखे हैं केजीज में, देन आपको नंबर ऑफ मेन बता रखा है। देखो अगर हम मोड इंस्पेक्शन मेथड के जरिए ही कैलकुलेट करना चाहें, निरीक्षण विधि का अगर हम इस्तेमाल करें, तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 1, 2 एंड 3 इन तीनों की है। अब अगर इन तीनों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो हमें अब कंफ्यूजन है ना कि हम 62 को मोड़ दें
या 72 को मोड का आंसर दें या 54 को आंसर दें। तो अगर हम इनमें से किसी एक का इस्तेमाल अपने आप कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये बाय मॉडल का केस बन जाता है। देखो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास क्लास इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज दी हुई हो, या जैसे ये है, अगर इस केस में मान लो एक में 6 होता, 2 5 वाले होते, आप ग्रुपिंग टेबल का इस्तेमाल कर कर एनालिसिस टेबल बनाते, तब अगर आप देखते नंबर ऑफ टिक्स भी अगर इक्वल आ जाती, नंबर ऑफ टिक्स, मुझे उम्मीद है कि आपने वो सेशंस जरूर अटेंड किए होंगे, जरूर वो वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैंने आपको ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल बनाना बताया हुआ है। तो अगर इस तरह का कंसेप्ट इवन उस केस में भी अगर आ जाए, अगर नंबर ऑफ टिक्स इक्वल आ जाए, तो दैट विल बी ऑल्सो नोन एज बाय मॉडल। तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए हमें z किसके बराबर है, 3m एंड 2x बार। तो इसका मतलब अगर हम मीडियन कैलकुलेट कर लें और मीन कैलकुलेट कर लें तो हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन की पहले मीडियन कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके बाद मीन कैलकुलेट कीजिए। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ये एक पोजिशनल एवरेज है। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी मैथमेटिकल एवरेज है। मैथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो ये मीडियन पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज के केस में हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। तो एक बार सीक्वेंस में चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों की कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड मीडियन सबसे पहले किया गया है। तो वेट्स को देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। फ्रीक्वेंसी याद रखना, जब आपको मैंने ये सेशंस अर्लियर भी समझाए थे, इस तरह की कन्वर्जन्स करनी भी सिखाई थी, तब ये बताया था कि जब आप ये वेट्स को चेंज करोगे, मतलब इनका ऑर्डर चेंज करोगे, तो इनके रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है वो भी साथ शिफ्ट होगी। तो 54 के सामने 6 था, तो 54 के सामने 6 ही रहेगा अब भी। 56 के सामने 4 था, तो 4 ही रहेगा अब भी। तो लेट मी शो यू। देखिए जैसे इन दोनों से ही चेक हो जाएगा। 72 के कॉरस्पॉन्डेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, 80 के कॉरस्पॉन्डेंट 1 है। तो आप इन्हीं से चेक कर सकते हो कि साथ में फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया है या नहीं। देखिए जब यहां अरेंजमेंट की गई है तो देखिए सेकेंड लास्ट हमारे पास जो वेट है वो 72 है, और 72 के कॉरस्पॉन्डेंट मैंने फ्रीक्वेंसी 6 ही लिखी है, एंड 1 तो एक ही थी ना। तो देखो जब 80 लास्ट में आया है यहां पर, तो 80 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी को यहां पर एंड में ही लिखा गया है। तो अब हमारी जो सीरीज थी वो अरेंज हो गई। अब हमने मीडियन और मीन कैलकुलेट करना है। देखिए अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है, संचयी आवृत्ति कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो कि किस तरह से निकलती है, 6 प्लस 4, देन फिर 5 और ऐड कर दो, देन नेक्स्ट 5 और ऐड कर दो। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते चले जाएंगे, और जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो यहां वैल्यू निकलेगी वो इस वाली फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होगी। तो इसका मतलब हमने सही एडिशन की है। अब देखिए अब हमने मीन भी निकालनी है। मीन अगर निकालनी है तो यहीं पर मैंने कैलकुलेशन कर ली, और मैंने जो सिंपल डायरेक्ट मेथड होता है उसी का इस्तेमाल किया है, जो है fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f वाला। तो मैंने क्या किया, समेशन ऑफ fx मुझे चाहिए, तो सबसे पहले मैंने f और x को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 54 मल्टीप्लाई बाय 6 324, 56 मल्टीप्लाई बाय 4 224, देन बिल्कुल इसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई कर कर यहां लिख दिया गया है। तो अब समेशन ऑफ fx हमारे पास कितना आ गया, 2465। अब देखिए अगर हम अब फॉर्मूले यूज करें, मीडियन कहाँ लाई करता है,
आपको याद होना चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज और जो इंडिविजुअल सीरीज होती हैं उनमें मीडियन कहाँ लाई करता है, n+1/2th आइटम में। लेकिन जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज होती हैं, यानी कि वो क्लास इंटरवल्स वाली होती हैं, तब ये 1 स्किप हो जाता है, +1 स्किप हो जाता है, तब सिर्फ n/2 रह जाता होता है। लेकिन ये हमारी कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट, तो हम यहाँ पर n+1/2 लगाएंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 20.5th आइटम, अब 20.5th है। अब बहुत ही ध्यान से देखो, इस तरह का केस अर्लियर भी जब मैंने मीडियन करवाया था तब भी बताया हुआ है आपको। देखो 20.5 है, वैसे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही ज्यादातर मिल जाता होता है, तो हम एंटर कर जाते होते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते होते हैं। लेकिन यहां पर देखो 20 तो यहां तक कवर हो रहा है, लेकिन 0.5 नेक्स्ट वाले में कवर हो रहा है। तो इसलिए इसमें क्या किया जाएगा, जैसे इंडिविजुअल सीरीज के केस में किया करते थे, इसमें दोनों में एंटर होगा और दोनों की एवरेज निकाली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 60 + 62 डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको ये मोड तो निकालना बताया ही गया है, बाई मॉडल तो बताया ही गया है, प्लस मीडियन का भी एक और अच्छा कंसेप्ट आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से 61 kg हमारे पास क्या निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा। ठीक है, अब अगर हम समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f यूज कर मीन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरह से मीन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हमने हमारा ये वाला आज का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, एंड दिस इज मोड इज इक्वल टू 3m - 2x बार। तो आपके पास मीडियन की वैल्यू भी आपको पता है, आपके पास अब ये x बार की वैल्यू भी है अवेलेबल है। आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है और जब सॉल्व करोगे तो मोड की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। फिर से फाइनल वैल्यू है तो आप इसे केजी में आंसर लिख दोगे, यूनिट्स साथ में लिखना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल मैंने आपको शो की, जिसमें बाय मॉडल का मतलब क्या है वो भी आपको समझाया गया, प्लस किस तरह से इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। कुछ और क्वेश्चंस इसके देखते हैं जो नॉर्मली आपको आपकी बुक्स में जरूर मिलेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको आपकी बुक्स में क्वेश्चंस दिख सकते हैं, जिसमें आपको मीन, मीडियन या मोड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो सकता है, और कुछ इस तरह से आपको ये फिगर्स दी हुई हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, आपको जस्ट ये फॉर्मूला रिकॉल करना है, आपने जो वैल्यूज दी हुई हैं उन्हें फिल करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपने मीन कैलकुलेट करना है, और मीन क्या होता है, x बार, when mode is equal to 63 and median is equal to 77। तो मोड की जगह पर 63 लिख दीजिए, मीडियन की जगह पर 77 फिल कर दीजिए, जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 2x बार, तो x बार को x बार ही रहने दीजिए क्योंकि ये मीन है जो हमने निकालना है। मीन की वैल्यू कुछ इस तरह से जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करोगे तो 84 आपके पास निकल आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने कंसीडर किया है, ये है कैलकुलेट मीडियन व्हेन मोड इज इक्वल टू 83 एंड मीन इज इक्वल टू 92। तो इस बार मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल उसी तरीके से, इस बार m रहने दीजिए क्योंकि मीडियन हमने निकालना है, x बार की जगह पर फिल कर दीजिए, और कुछ इस तरह से m की वैल्यू निकल आएगी। तो था ना बहुत ही आसान सा टॉपिक। तो इस टॉपिक के साथ फाइनली हमारा मोड का जो कंसेप्ट है वो फाइनली कंप्लीट होता है। अब हमारे पास जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में से बचा, वो बचा सिर्फ और सिर्फ मीडियन, जिसे हमने वैसे तो ओजाइव कर्व्स में ग्राफिकली कैसे है वो हमने समझा, लेकिन मैं मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडियन की प्लेलिस्ट में एडिशंस भी हो जाएंगी फिर इसकी, इसलिए मैं आपको मीडियन के ग्राफिक लोकेशन से रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चंस जरूर एक्सक्लूसिवली करवाऊंगी, ताकि आपका मीडियन भी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए, और फिर ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आगे स्टैटिस्टिक्स में और मूव ऑन करेंगे।
जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।